नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और आज शुक्रवार का ब्लॉकबस्टर एपिसोड होगा कहानी कुर्सी का आपके लिए, जिसमें आज बड़ी खबरें हैं। और आज शुक्रवार के दिन हम इंटरनेशनल खबरों से पहले शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप उनका। और आप वीकेंड की खुमारी में जाएं उससे पहले देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की हम बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे ईरान के फतवे से क्या ट्रंप परेशान हैं, और इसके बाद मसूद अजहर की, जैश ए मोहम्मद वाले मसूद अजहर की पाकिस्तान में वापसी हो गई है और अपनी करतूतों पर वापस लौट आया है। इसके सबूत आपको हम दिखाएंगे। इमरान खान को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए अब उनके बेटे जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं और अपने पिता की रिहाई के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसकी बात भी करेंगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में गोली क्यों चली, इसकी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। और ये जो अहमदाबाद में बोइंग का क्रैश हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, उसकी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 1-2 दिन में सामने आ सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां विदेशी अखबारों को लीक हुई और वो जो खबरें छाप रहे हैं उसके मुताबिक वो अपने यहां बने जहाज और इंजन बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट देने में जुट गए हैं। इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले ट्रंप और ईरान की बात। 15 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच जंग को रुकवाया। ईरान और इजरायल में सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने खुद अपने बमवर्षक विमानों को भी भेजा था ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए। लेकिन इसके बाद ईरान में ट्रंप के खिलाफ फतवों का दौर शुरू हो गया है। किसी ने ट्रंप को मुहारिब घोषित किया, किसी ने ट्रंप की हत्या के लिए 870 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। और अब ट्रंप को मारने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार जावेद लारिजानी ने ब्लड पैक्ट मुहिम शुरू की है। लारिजानी यह भी बता रहे हैं कि ट्रंप को कैसे मारा जाएगा। इन्होंने कहा कि ट्रंप जब अपने रिजॉर्ट मारालागो में सन बाथ ले रहे होंगे, मतलब धूप सेक रहे होंगे, तो उस वक्त उन्हें नहीं मालूम होगा कि कहीं ऊपर आसमान में एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन मंडरा रहा है और वो सीधा उनके ऊपर आकर के गिरे। उन्होंने कहा वो माइक्रो ड्रोन सीधे उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। ट्रंप का जवाब भी आ गया। इस पर उनसे पूछा गया क्या आपको ईरान में आपके खिलाफ जारी फतवों से कोई परेशानी है, क्या आप सनबाथ लेते हैं? उन्होंने कहा वक्त अब तो वैसे नहीं, लेकिन काफी वक्त हो गया है, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान से जिस किस्म की धमकियां ट्रंप को पहुंच रही हैं, कहीं ये ट्रंप को और उकसाने का काम तो नहीं करेंगी। ट्रंप अभी तक शांति से बैठे हैं और अब तो वो उन्होंने ये भी कहा था, मुझे मालूम है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ईरान के कहां छिपे हुए हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं उसका आदेश नहीं दूंगा, और उन्होंने किया भी नहीं ऐसा। लेकिन ईरान अब ट्रंप की जान के पीछे पड़ गया। इसमें बहुत सारी डिटेल सामने आई हैं। सबसे पहले वहीं के एक और अयतुल्ला ने एक फतवा निकाला था और कहा था कि जो भी व्यक्ति अयतुल्ला अली खमेनेई का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। और सब जानते हैं कि दीन के दुश्मन का क्या अंजाम किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ और धार्मिक गुरुओं ने ईरान में ये भी कहा कि ये हमें हमारे मजहब में इस बात को बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे युद्ध कर रहा है और वो धार्मिक युद्ध कर रहा है और वो खुद काफिर है, मतलब वो इस्लाम को मानने वाला नहीं है, तो उसे मौत के घाट उतारना, उसे मारना ये जायज है। अब इसके बाद एक बाढ़ सी आ गई। ईरान में मौजूद बहुत सारे इस्लामिक क्लरिक, इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे, फतवे जारी करने लगे। और हद तो तब हो गई जब इसके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू हो गया। एक वेबसाइट के जरिए, अब तो कुछ डेटा जो आया है उसके मुताबिक 40 मिलियन डॉलर जमा किए जा चुके हैं अभी तक। जो मैंने आपको फिगर अभी दिया था 870 करोड़ से ज्यादा ही होगा, ये उतना रुपया जमा हो चुका है। ट्रंप को जो व्यक्ति मारेगा उसे वो इनाम स्वरूप ये धनराशि दी जाएगी। तो आइए हम जरा इसकी बात करते हैं कि ईरान अब क्या खामखा में ट्रंप को उकसाकर अपने देश पर कोई और खतरे को न्योता दे रहा है। बैल साहब क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी आप। अगर ट्रंप को बोला जा रहा है इसका सर कलम करके लाओ, इनाम देने की बातें हो रही है, माइक्रो ड्रोन अटैक की, तो कहीं ना कहीं ये जो हार्ड लाइनर एलिमेंट है ईरान के अंदर वो उभर के ऊपर आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि जब वो कह सकता है, उसने अटैक भी किया आके ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पे, और वो ये कह रहा है कि हमें आपकी जगह पता है, आप कहां पे रहते हो, खमैनी को। और अब ईरान के वजूद की बात आ रही है, ईरान की ये बात आ रही है कि हमारा
का जो एक स्टेटस है पूरे विश्व के अंदर और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, तो कहीं वो खतरे पे तो नहीं आ रहा, कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जो ईरान है वो उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो इस वजह से हार्ड लाइनर एलिमेंट इसका इस्तेमाल करते हुए और इसको एग्जाम्पल लेते हुए और एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए उन्होंने एक फतवे की अनाउंसमेंट की है। लेकिन इससे पहले भी की थी उन्होंने, अगर आपको याद हो सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का, और आपको याद हो स्टेज पे आके मातर करके एक हादी मातर करके एक आदमी था जिसने उनको स्टैब किया था मल्टीपल टाइम्स और उसको 25 साल की बाद में जेल भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये फातवे बहुत सीरियस होते हैं। इसका मतलब है दो बार पहले भी अटैक हो चुका है ट्रंप के ऊपर जब वो इलेक्शन में थे, और दोनों बार बच गए थे। एक बार तो उनके कान के पास से गोली निकल के गई थी और उसमें भी ईरान की एजेंसीज का हाथ होने का था। अब अगर ऐसा कोई भी हमला होता है, यह लिख के ले लीजिए, और जो सौरभ जी कह रहे हैं कि यह उकसाने का काम है, और वैसे भी ट्रंप प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको मारेंगे, तो सोचिए ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन साथ में नेतन्याहू का भी लिंक है। हो सकता है कि वो नेतन्याहू के द्वारा फिर से हमले शुरू करा दे, और अगर इस बात को आगे जोड़ा गया और इसके आगे अटैक्स हुए या फिर ये सेंटेंसेस बढ़ गए या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी आती है, तो हो सकता है इजराइल के माध्यम से वापस ईरान पे अटैक शुरू कर दे। वहां बातें जो दुश्मन बताया जा रहा है ईरान का, वो तो नेतन्याहू को भी उसमें शामिल किया ट्रंप के साथ, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक फतवा ये ट्रंप के खिलाफ ही आया है। अब आपने सही कहा, ये फतवे बड़े खतरनाक होते हैं। सलमान रुश्दी को बहुत वर्षों के बाद फतवा निकलने के उनको मारने की कोशिश की गई थी। फतवा होता क्या है? अगर आप इस्लाम के जानकारों से पूछेंगे तो फतवे का केवल एक सिंपल सा उत्तर यह है कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उसका उत्तर। कोई इस्लाम का जानकार जब उसका उत्तर देता है तो उसको फतवा कहते हैं कि आपने सवाल पूछा था, ये इसका उत्तर। तो ऐसे ही किसी ने सवाल पूछा होगा कि ट्रंप क्या हमारा दुश्मन है या ट्रंप को क्या मारना चाहिए हमें, तो उसके जवाब में ये बातें वहां से निकल करके सामने आई हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो ईरान को समझते हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना, आपने जैसे भी हार्डलाइनर शब्द इस्तेमाल किया, ये वाकई में कोई हार्डलाइनर तबका है ईरान का जो अब ट्रंप की जान लेना चाहता है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन लोगों की नज़र में तो अयतुल्लाह अली खमेनी भी मॉडरेट है। जिनको अमेरिका इजराइल वो हार्डलाइनर मानते हैं, इन लोगों की नज़र में वो मॉडरेट है। और अयतुल्लाह अली खमेनी ने इनको कुछ छूट दी थी, लेकिन ये तत्व अब उनके हाथ से भी बाहर निकल गए। अगर अली खमेनी के हाथ में होता तो शायद वो ऐसे फतवे जारी नहीं होने देते, लेकिन ये फतवे जारी हुए हैं। इसके पीछे एक और डायमेंशन ये है कि ईरान के अंदर अब ये बात बहुत खुलकर होने लगी है कि अयतुल्लाह के बाद सक्सेशन का वक्त आने वाला है। तो उस लिहाज से कि वहां जो नरम दल है और गरम दल है, इन दोनों के बीच के झगड़े के टसल के रूप में भी इस फतवे की पूरी कहानी को लेकर के देखा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, अब ट्रंप के ऊपर फतवा है। नहीं, मुझे लगता है एक तो ये कि थोड़ा सा हम लोग इसको और दुरुस्त करें। ये कहते जरूर हैं कि जिज्ञासा समाधान है, लेकिन फतवा मतलब ये है कि आप कोई कुछ डिक्टेट करते हैं। ये बताते जरूर हैं, आप इस्लामिक विद्वानों से या उधर से पूछेंगे तो तुरंत पहली नज़र में कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग हिंदू हैं, कम जानते हैं, लेकिन पहली नज़र में वो आपको खारिज करेंगे कि अरे आप तो जानते ही नहीं हैं। फतवा कोई बुरी चीज़ थोड़ी नहीं, फतवा तो कोई व्यक्ति जाता है, कुछ मन में आया तो जिज्ञासा समाधान है, ऐसे वो बताते हैं। लेकिन हमने तो जो फतवा देखा है वो वही देखा है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे रहना है, किसको मार देना है, किसने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी उसकी गर्दन उड़ा देना, मतलब कुछ इसी तरह का होता है। तो पहले तो ये इसको हम बिल्कुल, मतलब मैं तो नहीं मान सकता हूं, इतने वर्षों में ये अनुभव है। अब ट्रंप के ऊपर फतवा जारी करने का, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे ताकतवर सिक्योरिटी है, तो जाहिर है उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखना चाहिए, क्या ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो रेडिकल फोर्सेज हैं, ये अमेरिका को या उसकी पब्लिक को या उस पर कोई नया थ्रेट दे सकती हैं क्या, जिसकी चर्चा अब कम होती है क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को बहुत फुल प्रूफ किया है, बहुत शानदार सिक्योरिटी की है। 9/11 के बाद वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। तो क्या उस तरफ दुनिया जा रही है क्या, ये एक बड़ा खतरा है। दूसरा, हम जब कहते हैं कि खामनेई का नरम और गरम दल, तो ईरान के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा वहां कोई नरम और गरम दल जैसा कुछ है नहीं। वो मतलब बस यही है कि 2 सीढ़ी ऊपर खड़ा है, 2 सीढ़ी नीचे खड़ा है, सब एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो वो कहते हैं उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में दुनिया में और कोई रहने लायक नहीं है। जब वो इजराइल को कहते हैं तो ऐसा नहीं है वो मतलब
यहूदियों को खत्म करना है इतना भर नहीं, वो कहते हैं इनको जीने का ही अधिकार नहीं। और किनके लिए? जिनके साथ बाकायदा यहूदी उसी देश में रहते थे। अभी भी कुछ यहूदी ईरान में है बेचारे, जिन शर्तों पर रहते होंगे, जबकि जो मुस्लिम इजराइल में है वो अपनी शर्तों पर है, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है ये भी दुनिया को समझना चाहिए। अब खामेनेई क्या इसको कुछ सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं? मुझे नहीं दिखा उनके पूरे कार्यकाल में कि ले जाना चाहते हो। कई बार ऐसी स्थितियां बनी, कभी लगा कि ठीक है अब थोड़ा कुछ ठीक करेंगे, लेकिन जिस तरह से, और जो 2022 में वो लड़की, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो विश्वविद्यालय में उसने अपने वो बुर्का और वो कपड़े उतार दिए थे, तो वो मतलब दिखाता है कि वहां बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। हम लोग जो देखते हैं वो कभी कभी देखते हैं, और ऐसे बुर्के वाली महिला अगर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं तो इससे भी साबित होता है कि वो जो फतवा शब्द है उसकी कितनी महत्ता है और वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो सीधे एक चीज और बहल साहब से जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें माइक्रो ड्रोन का जिक्र हुआ। माइक्रो ड्रोन जैसी कोई चीज होती है क्या? और अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को ब्रीच करके ड्रोन गिरा देना उसके ऊपर? देखिए, माइक्रो ड्रोन बहुत ही छोटे ड्रोन होते हैं, इनका वेट भी कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोसिव डाला जा सकता है जो कि एक पर्सन को हिट कर सकता है। तो ये क्वाडकॉप्टर्स में भी हो सकता है। ये छोटे छोटे जो ड्रोन होते हैं ना, जो आप देखते हैं ऐसे उड़ते हैं ऊपर और फिर जाके अटैक कर सकते हैं, लेकिन की रेंज बहुत कम होती है। ये ज्यादातर 3, 5, 6 मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक रेंज होती है। यानी कि किसी को भी माइक्रो ड्रोन से हमला करना है तो ट्रंप के बहुत करीब तक आना है। और ट्रंप की जो कभी भी सिक्योरिटी होती है उसके 3-4 लेयर होते हैं, एक ही जगह नहीं होती। तो इसको करना, एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अटेम्प्ट अगर कोई करेगा तो माइक्रो ड्रोन भी एक तरीका है। वैसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब वेल प्रोटेक्टेड आदमी होता है। और अभी चाइना ने अभी जी मच्छर से कुछ बड़े आकार का ड्रोन बनाया है, और उस पर अभी जो वो उसी पर रिसर्च कर रहा है, वो उसी को आगे डेवलप कर रहा है कि उसको वो कंट्रोल करके चलाएंगे। अब ठीक है, वैसे तो ये लगता है कि एक्सप्लोसिव उस पर कितना जाएगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि जितना छोटा होता जाता है उसकी मारक क्षमता उतनी अधिक होती जाती है। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा डेवलप हो, तो खतरा तो होता है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो बड़ी असंभव सी लगती हो लेकिन की नहीं जा सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति का कत्ल भी हुआ है, जॉन एफ कैनेडी मारे गए, आज तक नहीं पता किसने मारा था। ट्रंप के ऊपर 2 हमले खुद हो चुके हैं, गोली लगते लगते बची थी। हाँ, आप कितने भी ज्यादा सुरक्षा में रहते हो, लेकिन खतरा हमेशा बरकरार रहता है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह जोड़ दो ईरान को ले। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए आप। तेहरान था, तो खबरें ज्यादा है, मैंने सोचा केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, इस पर नहीं, जो सारी बात होगी मैं ईरान के बारे में बोल रहा हूँ। खामनेई साहब को आपने कहा कि वो नरमपंथी दल के हैं, लेकिन मैं ईरान में, तेहरान में वहाँ रहा तो समझ में आया कि खामनेई साहब को लेकर जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत तकलीफ में है। और यदि 60 के 50 के, तो वो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे, करीब 1 हफ्ते में रहा, तो जो 40-50 के दशक में ईरान था, उससे जो पीढ़ी अब वहाँ पर झेल रही है वो बहुत मुश्किल काम है। और वो ये फ़र्क ठीक है जो हर चीज़ करें कि 1-2 सीढ़ी का फ़र्क है, बाकी बहुत मतलब ये ट्रंप की मुश्किल छोड़ दीजिए, ईरान की जो मुश्किल है, ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनका जीना भी एक सामान्य तौर पर ठीक नहीं है। और सुसाइडल बम्बर को हमेशा याद कीजिए, सुसाइडल बम्बर जिसने मरना तय कर लिया ना, उसी के लिए कोई सुरक्षा का कोई मायने नहीं है। आपने अच्छा जो शब्द अभी बोला, मेरी अगली खबर इससे जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, उनके हेडक्वार्टर्स पर हमने 9 जगहों पर हमने हमला किया था, और उन जगहों को आपने खंडर में तब्दील होते हुए देखा। इसमें खास तौर पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे। अब यह आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए, इसको तो लेकर हम ही लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार आपको हमने वहां की तस्वीरें भी पाकिस्तान की दिखाई, लेकिन पहली बार जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की आवाज फिर सुनाई दी है पाकिस्तान में, और इसने एक बार फिर भारत के ऊपर, जैसा अभी सर कह रहे थे, फिदायीन हमलों की धमकी दी है। मसूद अजहर मारा नहीं गया, ये बात तो हम सब जानते थे, अब इसका कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि 2-1 रोज पहले ही मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया, और इस ऑडियो में मसूद अजहर ये दावा कर रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद के 10,000 फिदायीन, मतलब सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है। और इसका ये टेप उसी मदरसे में बजाया गया जिसमें इतनी सारी खिड़कियां बना दी थी, इसका बहावलपुर का हेडक्वार्टर,
वहीं पर, क्योंकि अब उसको ठीक ठाक कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने, वहीं पर इस मदरसे में आने वाले लोगों को इसका ये टेप सुनाया गया, क्योंकि ये खुद तो छिपा फिर रहा है। इसको मालूम है कि भारत इसको छोड़ेगा नहीं, तो अब ये ऐसे खोले में तो नहीं घूम सकता। खास तौर पर इस हमले के बाद जो अप्रैल में हुआ 6-7 तारीख की रात को, बाल बाल बचा था उस हमले में। ये इसके परिवार के 21 लोग मारे गए थे, इसके रिश्तेदार वगैरह 21 लोग मारे गए थे, और रो रहा था तब कि काश मुझे उठा लेता ऊपर वाला। लेकिन अब ये कह रहा है मैं 10,000 फिदाइनों की फौज तैयार करूंगा। इसने कहा पाकिस्तान के पास 30,000 ऐसे लोग हैं जो खुशी खुशी बम बांधकर अपने मिशन पर निकल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जैश ए मोहम्मद के लिए कहता है कि मैं 10,000 ऐसे लोग तैयार कर सकता हूं। बावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद में मसूद अजहर की स्पीच सुनाई गई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करता है, भारत की मिसाइलों के हमले का भी जिक्र करता है। ये कहता है फाइटर जेट से हम पर हमले किए गए, लेकिन जैश ए मोहम्मद के फिदाइन को ना मिसाइल मार सकती है, ना फाइटर प्लेन डरा सकते हैं। मसूद अजहर ने कहा कि अब तक दुनिया में कोई ऐसा वेपन नहीं बना जो जैश के जिहादियों को, फिदाइनों को खत्म कर सके, और ऐसे 10,000 खुदकुश हमलावर किसी भी वक्त दुश्मन मतलब भारत पर हमले के लिए तैयार है। और ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज पे भेजें किसे नहीं। आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। इन मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया। बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो, ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है, मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है, मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? ज़मीर साहब, सांप बिल से निकल आया है और कह रहा है कि मेरे फिदाइनों को रोकने के लिए कोई हथियार किसी के पास नहीं है। देखिए साहब, बिल से निकल आया और बिलबिला भी रहा है जिस तरीके से भारत ने हमला किया है। और मुझे लगता है ये गिदड़ भपकी से ज़्यादा नहीं है, गिदड़ धमकी से मैं मानता हूँ। क्योंकि अब जैश ए मोहम्मद के संस्थापक जितने भी रहे, चाहे वो मसूद रहे हो या कोई और रहे हो, अब सब जानते हैं कि भारत की ताकत क्या है। और आए दिन को पता है कि कैसे मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर एक एक करके निपटा रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पूरी सरकार अगर आतंकवादियों को सुरक्षा दे रही है और सिर्फ उनका वीडियो टेप जारी किया जा रहा है और वे धमकी दे रहे हैं कि भाई हमारे पास 10,000 फियादीन हैं जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ठीक है, भारत को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास रहा है पाकिस्तान का, जिस तरीके का इतिहास रहा है जैश ए मोहम्मद का, जिस तरीके का मसूद अजहर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो किस तरीके से लोगों को तैयार करता है और आतंकी हमले करता है। ठीक है, पहलगाम हमले के बाद वो किसी और पहलगाम हमले की तैयारी कर रहे होंगे। आज उन्होंने जम्मू में किया है, उसके पहले वो उन्होंने जिस तरीके से बम्बई में किया था, वो कई और आतंकी हमले की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनका एक आतंकी हमला इस बार जो भारत ने तय किया है कि अब किसी भी आपके एक्ट की कार्रवाई को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और युद्ध के रूप में से लेंगे और फिर हमको फिर सबक सिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान सेना की इतनी हिम्मत नहीं है और ऐसा है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको अनुमति दे कि तुम भारत के खिलाफ कुछ करो। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के आकर उन्होंने कोई आतंकवादी हमला कर भी दिया, 10-5 लोगों को अगर मार भी दिया, तो उसका परिणाम कितना खतरनाक होगा उसका एक वो ट्रेलर देख चुके हैं। ऐसा इसका ये जैश ए मोहम्मद की मॉडस ऑपरेंडी रही है। अगर आप देखें कि किन भारत में किन हमलों में जैश ए मोहम्मद का नाम आया, तो बड़े हमले इसने कराए हैं।
पार्लियामेंट का हमला किया था, वो भी लोग मरने के लिए ही आए थे सारे के सारे, वो जैश इसी ने, मसूद अजहर ने कराया था। जम्मू कश्मीर की असेंबली पर एक फिदाइन हमला ही हुआ था, उसमें इसका हाथ था। और जहां तक मुझे लगता है शायद पुलवामा हमले में भी जो वो भी सुसाइड बॉम्बिंग ही थी, उसमें भी उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद ही था। तो सुसाइड बॉम्बिंग इसका एक तरीका रहा है जैश ए मोहम्मद का, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डील करती आ रही है इससे आज तक, तो आगे भी करेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, वो खुलकर अगर ये कह रहा है कि मैं 10,000 सुसाइड बॉम्बर तैयार कर सकता हूं और ये खुशी खुशी बम बांधकर कहीं भी जाकर के हमला कर सकते हैं, तो ये भारत के लिए एक सोचने वाली बात तो है सर। फिदाइन, मैंने यही पहले भी आपको जिक्र किया कि फिदाइन हमलों को है ना कोई नहीं रोक सकता। ये सेना की ताकत से फिदाइन हमलों को मत जोड़िए। आप 9/11 को याद कीजिए, अमेरिका जैसा जो सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जब आप खुद मरने के लिए तैयार हो, वो चाहे 9/11 को बात करें, पार्लियामेंट के अटैक को, क्योंकि पार्लियामेंट अटैक तो मैंने खुद ने देखा है अपनी आंखों के सामने, इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, वो सब फिदाइन हमले हैं। फिदाइन हमले को कोई भी रोकने में केवल इंटेलिजेंस वाले लोग काम कर सकते हैं, आर्मी के लोग काम नहीं। हाँ, मतलब घुसने, इंटेलिजेंस पर काम होता है। तो इसलिए, और पाकिस्तान ये जानता है कि वो ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो ही लड़ सकता है। आमने सामने की वार का नतीजा तो आपने अभी देखा ही है कि जरा सा भी उसमें हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब उसकी हिम्मत कम होगी, क्योंकि जो भारत सरकार का रुख है अब कि आप फिदाइन भी करेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, कुछ भी करोगे तो अब उसका नतीजा, तो उस डर की वजह से पाकिस्तान कितना रोकता है। लेकिन उनको भी तो अपनी दुकान चलानी, मसूद अजहर को। वो 10,000 नहीं होंगे, लेकिन 100 लोग तो होंगे फिदाइन उसके पास, जिसको वो लगातार तैयार करता रहता है। अच्छा, ये जो बोल रहा है वो जरा पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ सोसाइटी के बारे में आप जरा सोचिए, जो वो किससे बता रहा है खुद ही कि मेरे पास एक व्यापारी आया, उसने कहा कि मैं इस तरह का मोटिवेशन तो वो खिदमत करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता मैं तो बस जाकर के मुजाहिदों की सेवा करने लग जाता हूं। ये उसका कहना है। 10,000 30,000 ऐसे फिदाइन पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो सकते हैं, ये दावा भी मसूद अजहर ने किया। वो जो तस्वीर अभी चल रही थी वो जरा दोबारा चलाइएगा, उसी बहावलपुर के इसके हेडक्वार्टर की नई तस्वीर जो अभी आई थी, उसमें आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह सब, रिकंस्ट्रक्शन का काम ये देखिए शुरू हो चुका है। और ये पाकिस्तान की सरकार के पैसों से हो रहा है भाई, ये पाकिस्तान की सरकार करा रही है सारा का सारा। अमेरिका ने पैसा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी। मेरा थोड़ा सा और डिफरेंट टेक भी है इसके ऊपर। जितने भी आतंकी संगठन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका बहुत क्लोज लिंक रहा है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ। अगर हमें लगता है कि ये आइसोलेशन में वो स्पीचेस दे रहे हैं, या जो भी अलग अलग स्पीचेस अलग अलग जगह, चाहे वो कराची है, हैदराबाद है, या दूसरे एरियाज हैं, लाहौर है, वहां पे दी जा रही हैं, तो ये हमारी गलती होगी। ये पूरा सोची समझी स्ट्रैटेजी है आईएसआई की, जिसके अंतर्गत ये वीडियोस को भी, ऑडियोज को भी रिलीज किया जा रहा है और एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि फियर साइकोसिस क्रिएट कर सके भारत के अंदर। दूसरी चीज, और बहुत ही अहम ये है कि वो ये भी दर्शाना चाहते हैं कि ऑप सिंदूर करके हमने 100 आतंकियों को जरूर मार दिया होगा, लेकिन आतंकवाद को खत्म नहीं किया। तो क्या ऑप सिंदूर सक्सेसफुल रहा? ये चीज वो बोलना चाहते हैं हमको, और वो दिखा रहे हैं इनके थ्रू। तीसरी चीज, और बहुत ही अहम है, कि अब जिहाद के नाम पे फंडिंग भी कलेक्ट होनी शुरू हो गई है, और ये फंडिंग चारों तरफ से कलेक्ट की जा रही है। और जो चौथी चीज अगर देखें, कई आतंकवादी लीडर्स हैं, वो अब IWT का जो सस्पेंशन है, पानी का भी लिंक इसके साथ लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है और ये दर्शाना चाहता है कि आपके अटैक करने से कुछ नहीं होगा, अगर हम चाहें तो आपके अंदर फिदाइन हमले भी करा सकते हैं, और आपको हमारे साथ बात करनी ही पड़ेगी पानी के मुद्दे के ऊपर। तो अब दूसरे को भी अगर लिंक करके देखें, जोड़ के देखें, तो पानी का मुद्दा जो है वो एक्चुअली हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। आखिरी चीज जो मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी ये जिहादी लीडर्स है, ये कहते हैं मेरे पास 30,000 वॉलंटियर है, 10,000 तैयार हैं फिदाइन। 10,000 तैयार नहीं होंगे फिदाइन। ये जब हमने हमला किया तो एक डीमोटिवेशन भी हुई थी पाकिस्तान के अंदर इन आतंकी संगठन में। अब इनकी रिक्रूटमेंट भी इनको करनी है, इनको रीमोटिवेट भी करना है, इनको ये दर्शाना है कि ये जो भारत है इसको हम फिर भी अटैक कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा भारत के जवाब को अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, और फिर अब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, क्योंकि उनको लगा था कि भारत ऐसा जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने करके दिखाया।
अब अगर ये दोबारा भारत के रिजॉल्व को चेक करना चाहते हैं तो कोई हिमाकत करके देख लें। भारत ने तो कह रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब ये पाकिस्तान में इस किस्म की भड़काऊ भाषण स्पीचेस देने से हो सकता है कि वहां के लोग, आपने जैसा कहा, आतंकवादियों का मोटिवेशन बढ़ जाएगा, लेकिन बिना ये पाकिस्तान की सेना की हरी झंडी के तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान की सेना जरूर इस बात को अभी तोल मोल रही होगी कि अब भारत क्या करेगा अगर हमारे यहां से दोबारा कोई आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया तो। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ होने जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम फिदाइन हो जाएंगे। और एक तो ये कि हम सबको इसको बोलना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जो मरने के लिए तैयार हो जाता है फिर उसका कुछ नहीं, कोई उसको डर नहीं होता है। बहुत डरपोक लोग होते हैं, इतने डरपोक होते हैं कि मरने से पहले अगर मर जाते हैं, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको जरा सुनिएगा, मरने से पहले मर जाते हैं ना, तो साथी उनका कहता है कि या अल्लाह मुझको भी ऊपर उठा लिया होता। मैं मसूद अजहर की बात कर रहा हूँ। उसके जब घर वाले मर गए ना, अगर डर नहीं होता तो घर वाले मरे तो उसको भी रोना आ गया, वो भी दहाड़े मार कर रो रहा था, वो भी कह रहा था कि मुझको भी उठा लिया होता। तो फिदाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप एक मकसद के लिए किसी को तैयार करते हैं, वो बम बांधकर फट जाता है, ये ठीक बात है, लेकिन उस फटने के बावजूद ज़्यादातर फटने से पहले उनकी कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। कश्मीर में जहां वो ये काम करते थे 1 साल से ज़्यादा कोई आतंकवादी जिंदा नहीं रहता है, इसका मतलब उनका वो डर भी ख़त्म हो चुका है। दुनिया भर में कहीं भी अब उस तरह से वो सफल नहीं होते। बाकी तो कोई भी तय कर ले कि मरने के लिए मारने के लिए जाना है तो वो कर सकता है, लेकिन हमने उसका तोड़ निकाल लिया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हम वो काम करने में कामयाब हैं। और अगर हम कामयाब नहीं होते तो उसको ये कहना नहीं पड़ता। दूसरा जिसको हमें समझना चाहिए, पाकिस्तान में लड़ाके नहीं तैयार हो रहे हैं। वो उस स्थिति में नहीं है कि वो जिस तरह से खेप की खेप, जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती थी तो ये पूरा का पूरा इलाका जो लगा हुआ है पीओके से और जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें जगह जगह चिन्हित थे कि वहां से वो घुसना शुरू कर देते थे। अब उनको बहुत हद तक रेजिस्टेंस मिलता है, अब वो नहीं घुस पाते हैं। घुस गए तो पकड़े जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ जरूर होते हैं जो स्थानीय लोगों की मदद से, कहीं किसी का कोई पुराना लिंक है, पुराना रिश्ता है, उसको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके वो घुस आते हैं। लेकिन ये कहना कि हम फिदाइन हो गए तो भारत के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए हम एकदम अजेय से हो गए, कुछ भी कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।